नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 143 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने इस PDF के 3 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली थी। जहां पहला क्वेश्चन हमने यह पढ़ा था कि भाई नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो व्याख्या है हमने इस वीडियो के भाग 1 में कर ली थी। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था भाई कि संपोषण के लिए संरक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लो ताकि आपके ये तीनों ही जो क्वेश्चन हैं इसके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियों पर आधारित है। तो क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियों पर संक्षिप्त में लिखिए। अब देखो जो ये क्वेश्चन बन रहा है ना हमारा, ये क्वेश्चन बन रहा है चैप्टर नंबर 9 से। तो चैप्टर नंबर 9 जब आप पढ़ोगे तो चैप्टर का नाम होगा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर वाद विवाद। तो एक बार क्वेश्चन स्वास्थ्य पर आता है, एक बार पर्यावरण पर आता है। पिछली बार पर्यावरण पर आया था, तो इस बार चांस इस क्वेश्चन के आने के बहुत ही ज़्यादा हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियों पर चर्चा की थी। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं हम। इससे पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़े, मैं आपको बता दूं अगर आपको ये सॉल्व PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो आज़ादी से लेकर अब तक भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियाँ इन्हें हम 3 चरणों में बांटते हैं। यानी कि भारत सरकार देखो समय समय पर क्या है, मेडिकल से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड नई नई पॉलिसियाँ बनाती हैं। इस पॉलिसियों में जो है सरकार के कुछ टारगेट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आज के टाइम पर भी सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है स्वास्थ्य संबंधी। तो ऐसे में आज़ादी से लेकर अब तक भारत की सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जिन जिन भी नीतियों की घोषणा करी है उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण जो है वो 1947 से शुरू होता है और 1983 तक माना जाता है। इस चरण में जो भी नीतियां बनाई गई उन नीतियों में 2 बातों पर जोर दिया गया। यानी कि 1947 से लेकर 1983 तक स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई, जो भी नीतियां बनाई, उसमें उसने 2 सिद्धांत रखे। पहला सिद्धांत ये रखा भाई कि हर एक व्यक्ति को उपचार मिलना चाहिए। कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि वो अपनी गरीबी की वजह से या अक्षमता की वजह से उसे उपचार ना मिले। तो हर एक बंदे को उपचार मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में आएगा। तो 1947 से लेकर 1983 तक जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड नीतियां बनाई सरकार ने, उन नीतियों में सरकार ने ये ध्यान रखा कि भाई हर एक व्यक्ति को उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति उपचार करवाने में सक्षम है और कोई व्यक्ति उपचार करवाने में असक्षम है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उपचार करवाने में अक्षम है उस व्यक्ति का भी उपचार होना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिस राज्य का होगा उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होगी उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। यानी कि संबंधित राज्य अपने लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेगा। जैसे मान लो कोई बंदा उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दें। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, कहीं का भी है, तो ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति को उसकी राज्य सरकार जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी लेगी। ये चरण चला 1947 से लेकर 83 तक। तो 1947 से लेकर 43 तक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का पहला चरण था। इस चरण में सरकार क्या ध्यान रख रही है? इस चरण में सरकार ये ध्यान रखी है कि भाई जो हेल्थ संबंधित इशू हैं, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हैं, वो हर राज्य अपने लोगों की देखभाल खुद करेगा। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका उपचार ना हो, हर व्यक्ति को उपचार मिलना चाहिए। अब दूसरा चरण 1983 में शुरू हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था 1983 वाला। तो देखो इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। अब इन्होंने क्या करा, हमारे देश की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत होती है 1983 में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन पर ध्यान दिया गया, क्योंकि 1983 तक ये देखा गया कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो मृत्यु की ओर अग्रसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समय पर स्वास्थ्य उपचार नहीं मिल पाता। तो ऐसे में 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि भारत के ग्रामीण भागों में भी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट तो ये रखा गया।
दूसरी बात ये रखी गई कि हम बाल मृत्यु दर को नीचे लेकर आएंगे और मातृ मृत्यु दर को भी नीचे लेकर आएंगे। अब देखो ये बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्या होती है। तो देखो 6 महीने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, यानी कि जन्म लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे बच्चे मर जाते थे पहले। उसका कारण ये था कि उन्हें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती थी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच्चे ग्रसित हो जाते थे और मृत्यु की ओर चले जाते थे। इसी प्रकार से बहुत सारी जो महिलाएं हैं गर्भावस्था के दौरान या बच्चे की डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि महिलाएं कुपोषित होती थी, उन्हें उतना पोषण स्तर नहीं मिल पाता था। जो टीकाकरण कार्यक्रम थे वो भी नहीं चलते थे उस समय। इसके अलावा जो अस्पताल थे वो घर से बहुत दूर थे, एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं थी। तो 1983 की स्वास्थ्य नीति में ये बात की गई कि भैया भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होनी चाहिए, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। ये चीज़ चलती रही सन 2000 तक। सन 2000 के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का तीसरा चरण शुरू हुआ, जहां बड़े पैमाने पर यह देखा गया कि भाई सबसे बड़ी समस्या हमारी स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसियों में क्या है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी समस्या है पैसे की कमी। हमारे पास इतना वित्त नहीं था, इतना फाइनेंस नहीं था कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या कर सकें, सरकार के दम पर आगे बढ़ा सकें। इसलिए सरकार ने सन 2000 के बाद 2002 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू करी, उसमें इन्होंने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य में जो संबंधित नीतियां उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। ये बात सन 2000 के बाद शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को बढ़ावा दे सके। आज ही आप देख लो 2025 में भारत के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। एक ना प्राइमरी जो डिस्पेंसरी होती है ना वो भी नहीं है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो हम अगर 2002 की बात करें, 1980 की बात करें, 1970 की बात करें, तो स्थिति और भी बद से बदतर होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि तीसरे चरण में ये बात महसूस की गई कि हमारे पास ना फाइनेंस नहीं है, वित्त नहीं है, और इसके लिए हमने क्या करा, निजी सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा दिया। जीवन बीमा निगम जो हैं उनको क्षेत्र को बढ़ावा दिया, यानी कि जैसे आज आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो, इन सब की शुरुआत सन 2002 में कर दी गई। तो तीसरे चरण में 1983 वाली जो स्वास्थ्य सेवा नीति थी इसको चेंज करके सन 2002 की नई नीति लागू की गई। 2002 की भी नई नीति का वही उद्देश्य था, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं का निर्माण करेंगे, डिस्पेंसरियाँ बनवाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल खोलेंगे, ताकि लोगों को जो फर्स्ट एड है कम से कम वो तो मिल सके। इस चरण में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया, भाई शिशु मृत्यु दर को कम लाएंगे, मातृ मृत्यु दर को कम लेकर आएंगे, और इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी की गई। फिर सन 2002 वाली नीति को बदलकर 2017 में एक नई नीति लागू की गई, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रहे भाई, प्ले लिस्ट में मैंने सन 2002 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है और 2017 की स्वास्थ्य नीति पूरी डिस्क्राइब करी है। आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि इन दो में से एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, 2002 की नीति या 2017 की नीति। जो इन वीडियो के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत सारा पैसा लगाया गया, भारी भरकम निवेश किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाएं। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया और बीमा कार्यक्रमों को और भी ज़्यादा मजबूत किया गया। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया गया और बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूकता पे भी ध्यान दिया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के विभिन्न चरणों के बारे में बताओ, या फिर भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियों पर प्रकाश डालिए, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था जो नीतियाँ इन्हें कितने भागों में बांटोगे आप, 3 भागों में। पहला भाग कब से कब तक होगा, 1947 से 1983 तक। दूसरा भाग कब से कब तक होगा, 1983 से सन 2002 तक। तीसरा भाग कब होगा, माफ कीजिएगा, दूसरा भाग होगा 1983 से सन 2000 तक, और 2002 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो तीसरा चरण चल रहा है। और फिर वही ये मेडिकल से रिलेटेड बातें लिख देना। प्रत्येक चरण में इस चीज़ ग्रामीण व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर ध्यान दिया गया, जो है हर क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने पर ध्यान दिया गया। यही सब लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जो ये क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 11 से है आपका। चैप्टर का नाम है लिंग और पर्यावरण। चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि भारतीय पारिस्थितिकीय नारीवाद पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि भारत के संदर्भ में इको फेमिनिज्म क्या है। तो देखो कहीं पर भी ये वर्ड आ जाए नारीवाद, तो नारीवाद में क्या है, आप महिलाओं के अधिकारों की बात करोगे, और जहाँ पर भी पारिस्थितिकीय शब्द आ जाए यहाँ पर आप पर्यावरण से रिलेटेड बात करोगे। तो आपको ये बताना है कि भारत में महिलाओं और पर्यावरण का क्या संबंध है। तो भारतीय पारिस्थितिकी जो नारीवाद है ये एक विचारधारा है, और ये विचारधारा ये कहती है कि पर्यावरण और महिलाओं का आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध है। यह विचारधारा ये कहती है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है,
और ये जो शोषण किया है ये पितृसत्तात्मक समाज ने किया है। पितृसत्ता समाज क्या होता है? पितृसत्ता समाज वो होता है जहाँ पुरुषों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं और महिलाओं को ये स्थिति जो होती है वो निम्न होती है। तो पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं का शोषण दबाकर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पर पुरुषों को पढ़ने के अवसर दिए गए, महिलाओं को नहीं दिए गए। पुरुषों को घर से बाहर निकलने के अवसर दिए गए, महिलाओं को नहीं दिए गए। और आज भी आप बड़े पैमाने पर देखते हो कि अच्छी अच्छी जो सुविधाएं हैं वो पुरुषों को ही दी जा रही हैं। एक परिवार के अंदर भी जो है एक लड़की एक लड़का है, दोनों ही माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन महिलाओं को उतनी जो है सुरक्षा, महिलाओं को उतनी सुविधाएं नहीं दी जाएगी जितनी पुरुषों को दी जाएंगी। तो ये समाज पितृसत्तात्मक कहलाता है। पुरुषों को संपत्ति का हिस्सा दिया जाता, महिलाओं को नहीं दिया जाता। तो ये विचारधारा ये मानती है कि महिलाओं का शोषण तो पितृसत्ता की वजह से हुआ और प्रकृति का शोषण हुआ उपभोक्तावादी समाज की वजह से। अब देखो उपभोक्तावादी समाज क्या होता है? यूज एंड थ्रो की नीति पर चलता है। उसमें क्या है? संसाधनों का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। भाई अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो हमें उसका पूरा यूज़ करना चाहिए ना, लेकिन हम क्या करते हैं? उस सामान को अपनी ना इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर फेंक देते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे इन्वायरमेंट पर दबाव पड़ता है, क्योंकि जो आपके लिए सामान बन रहा है वो पर्यावरण से है, जो खनिज हैं, संसाधन है, उससे ही बन रहा है। अब ऐसे में जो आप सामान पूरा प्रयोग करे बिना फेंक दे रहे हो वो क्या है? वेस्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो भारत में जो पारिस्थितिकी नारीवाद विचारधारा है, ये विचारधारा ये कह रही है कि भाई पर्यावरण और महिलाओं के बीच में गहरा संबंध है। ये विचारधारा ये कह रही है कि महिला और प्रकृति यानी कि महिलाओं का और नेचर का दोनों का शोषण पितृसत्तात्मक समाज और उपभोक्तावादी समाज कर रहा है। ये विचारधारा न केवल पर्यावरण की समस्याओं के समाधान की बात करती है बल्कि महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। यानी कि एक विचारधारा एक साथ दो चीज़ें लेकर चल रही है। ये महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है और पर्यावरणीय समस्याओं को खत्म करने की बात कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो भौतिकता के संदर्भ में तो भारतीय समाज में महिलाओं का प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। क्यों? क्योंकि देखो महिलाएं क्या करती थी? जंगलों में जाती थी, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, फिर घर लाकर उस लकड़ियों से खाना बनाती थी, नदियों से जाकर पानी लेकर आती थी। तो पारंपरिक भारतीय समाज में जो महिलाएं थीं ये जल, जंगल और ज़मीन पर पूरी तरीके से निर्भर थीं और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो प्रकृति से धार्मिक मामलों से भी जुड़ी हैं और सांस्कृतिक मामलों से भी जुड़ी हैं। जैसे गंगा मैया की पूजा करती हैं महिलाएं, तुलसी माता की पूजा करती हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। ये सब जो जुड़ाव है ये पारिस्थितिकी नारीवाद का आधार है। यानी कि इस तरीके से हमें यह बताया जा रहा है जो महिलाएं हैं वो प्रकृति की संरक्षक हैं, जबकि जो उपभोक्तावादी समाज है उसे प्रकृति से इतना लेना देना नहीं है। और बात सही भी है, जब एक एरिया के जंगल काटे जाते हैं तो महिलाओं पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें दूसरे दूर तक के क्षेत्रों पर जाना पड़ेगा लकड़ी इकट्ठी करने। नदियां जब प्रदूषित होती है सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। अब उन्हें दूर जाना पड़ेगा पानी उठाने के लिए। जब गाँव का एक कुआं सूखता है तो महिलाओं पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें दूसरे गांव के कुएं से पानी लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि पुरुष तो आराम से आएगा, घर पे खाना खा लेगा, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे? देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नारीवादी कह रहे हैं। कहीं हमारा पुरुष समाज गुस्सा हो जाए, भाई जो वीडियो सुन रहा होगा वो कहेगा अरे भाई पुरुषों के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, नारीवादी ऐसे कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय समाज में महिलाओं को प्राचीन काल से प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव माना गया है। इतनी बात आप समझ चुके हो। अब हम प्रमुख विचारधाराओं की बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी नारीवाद में। तो पारिस्थितिकी नारीवाद की पहली विचारधारा यह है कि महिलाओं और पर्यावरण दोनों का शोषण हुआ है। पर्यावरण और महिलाओं के दोनों शोषण का एक कारण है औद्योगिक विकास। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे पुरुषों को ज़्यादा महत्व मिलता गया, महिलाओं को कम महत्व मिला, और साथ साथ पर्यावरण का भी प्रदूषण बड़े पैमाने पर किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया, महिलाओं की जो भूमिका है उसको नकारा गया और समाज डिसबैलेंस हो गया। क्योंकि देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े उद्योग लगे, तो ये माना गया भाई महिलाएं इन उद्योगों में काम ही नहीं कर पाएंगी, तो पुरुषों को उन उद्योगों में रखा गया। क्योंकि ये माना गया पुरुष जो है शारीरिक रूप से ताकतवर होते हैं, तो महिलाओं को वहाँ पर भूमिका दी नहीं गई, जिसकी वजह से महिला जो समाज था वो निम्न स्तर पर जाता गया और पुरुष समाज उच्च स्तर पर जाता गया। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की बात करो तो पर्यावरण भी उद्योग की वजह से निम्न स्तर पर जाता गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषित हो गया, लकड़ियों को काटा जाने लगा, जंगलों को काटे जाने लगा, जलीय जीव जंतु जो है विलुप्त हो गए। महिलाओं की भूमिका, भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद महिलाओं को पर्यावरण का संरक्षक मानता है। यूँ कह रहा है कि जितने जो पर्यावरण वाले आंदोलन होते हैं उसमें महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह विचारधारा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है और पर्यावरण की स्थिरता की बात करती है। यानी कि दृष्टिकोण ये कह रहा है कि महिलाओं को जो वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को संसाधनों को उपयोग में शामिल होना चाहिए और पर्यावरणीय तंत्र को भी सुधारना चाहिए। यह विचारधारा पितृसत्ता और उपभोक्ता का दोनों का विरोध करती है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करते हैं।
तो भारतीय नारीवाद में आपने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तमिलनाडु में जल संरक्षण परियोजनाओं के बारे में पढ़ा होगा। ये सब आंदोलन केवल पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं किए गए, बल्कि ये महिलाओं की आवाज़ को भी मजबूत बनाते हैं। अंत में सारांश लिखोगे आप एक कि भारतीय पास्के नारीवाद महिलाओं और प्रकृति के बीच में संबंधों की बात करता है और दोनों के शोषण को रोकने के लिए प्रयास करता है। यह विचारधारा महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को मजबूत करने की बात करती है और पर्यावरण के साथ न्याय करने की बात करती है, ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में तो आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दे दोगे। और ज़्यादा देखो लिखने की जरूरत नहीं है, 400 वर्डों में आपको आंसर लिखना है। ओवर राइटिंग होएगी तो भी दिक्कत ही है। फिर भी अब आपको लगता है कि भाई मुझे और ज़्यादा लिखना चाहिए तो चैप्टर नंबर 11 पढ़ लेना भाई, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब हम इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में एनजीओ की क्या भूमिका होती है, यानी कि गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका होती है। तो आपने बहुत सारी एनजीओ के नाम सुने होंगे। अब जो ये एनजीओ होती क्या हैं, ये होती हैं गैर सरकारी संस्थाएं, यानी कि एक ऐसी संस्थाएं जिनका सरकारी गतिविधियों से लेना नहीं होता। ये अपने स्तर पर फाउंडेशन चलाती हैं, अपने स्तर पर फंड इकट्ठा करती हैं और अपने स्तर पर ही काम करती हैं। तो पर्यावरण को बचाने में एनजीओ की क्या भूमिका है, तो गैर सरकारी संस्थाएं पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये संस्थाएं किसी के दबाव में काम नहीं करती और अक्सर सरकार के साथ मिलकर, नागरिकों के साथ मिलकर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए काम करती हैं, पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करती हैं। कुछ एनजीओ ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पर काम करती हैं, कुछ एनजीओ ऐसी होती है जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं और कुछ एनजीओ तो ऐसी होती है जो इंटरनेशनल लेवल तक फैली हुई हैं। अब एनजीओ का काम क्या होता है पर्यावरण के क्षेत्र में भाई, तो सबसे पहला काम होता है जागरूकता फैलाना, क्योंकि देखो पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जब तक सभी लोग भागीदारी नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई पर्यावरण को बचाना है, हमें पेड़ लगाने होंगे, दूसरी तरफ हम खुद ही पेड़ काट रहे हैं, खुद ही प्रदूषण फैला रहे हैं, प्लास्टिक को जला रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पॉलीथीन बैग जो है बैन होने चाहिए, दूसरी तरफ हम खुद ही जाके दुकान पे कह रहे हैं भैया एक पिन्नी देना। तो ऐसे थोड़ी होएगा। तो जो एनजीओ होती हैं लोगों के अंदर क्या करती हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि पता है सभी जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक हम पर्यावरण को संरक्षित कर ही नहीं पाएंगे। तो एनजीओ का सबसे पहला काम यही है कि जनता के बीच पर्यावरण की समस्याएं जैसे प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो गई, बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंच रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। क्योंकि जनता को क्या पता कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो तो कह रही हैं सब हो जाएगा, भगवान करेंगे सब, या अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने इष्ट कोई बात करेंगे। तो भैया भगवान ने हमें भेजा है इस धरती पर कार्य करने के लिए, हम हैं उनकी सेना, हमें ढंग से काम करना पड़ेगा। तो एनजीओ का सबसे पहला काम क्या है, जागरूकता को फैलाना कि भाई ये समस्याएं हो रही हैं, अगर हम अभी नहीं रुके तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके लिए एनजीओ क्या करती हैं, शिक्षा अभियान चलाती हैं, सेमिनार आयोजित करती हैं, इसके साथ ही साथ जो है विभिन्न जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर जाती हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित करती हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाता है। इसके अलावा एनजीओ समय समय पर कुछ प्रोजेक्ट चलाती हैं, कार्यक्रम चलाती हैं। ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम यानी कि पेड़ों को लगाने का, जल संरक्षण का कार्यक्रम यानी कि पानी को प्रदूषण से बचाने का, नदियों को बचाने का, कचरे का प्रबंधन करती हैं। जैसे आपने कई बार ऐसे रील्स देखी होंगी कि समुद्र के किनारे कुछ लोग गए और उन्होंने वहाँ से कचरा इकट्ठा किया, तो ये सब एनजीओ के काम होते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर वनों को फिर से बढ़ावा देना, ये सब काम एनजीओ करती हैं। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को मजबूत, देखो जो भी लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो लोग पूरी तरीके से पर्यावरण पर ही निर्भर होते हैं, ये स्थानीय समुदाय कहलाते हैं। यानी कि जो लोग जिस स्थान के होते हैं वो वहाँ के स्थानीय समुदाय होते हैं, लोकल कम्युनिटी होती है। तो भारतीय क्षेत्र में देखोगे तो बहुत सारे आदिवासी हैं, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी एरियो में, वनीय क्षेत्रों में। तो ऐसे में इन लोगों के लिए जो ये जल जंगल ज़मीन है, ये इनके लिए सर्वाइवल का तरीका है। सरकार डेवलपमेंट के नाम पर इन्हें इनके क्षेत्र से भगा देती है, तो ऐसे में इनके हक की जो आवाज़ है वो एनजीओ उठाती हैं। सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालना, सरकार जब कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो पर्यावरण के विरुद्ध हो तो एनजीओ क्या करती है, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करती हैं और सरकार की नीतियों को बदलने पर मजबूर करती हैं। कानूनी सहायता, एनजीओ पर्यावरण मामलों में कानूनी सहायता ही प्रदान करती हैं ताकि पर्यावरण के बीच में न्याय बना रहे। ये जनता की ओर से जनहित याचिकाएं दायर करती हैं। जैसे मान लो कोई नया कारखाना खुला है और उसका गंदा पानी नदी में जा रहा है और किसी एनजीओ को ये बात पता चल गई तो वो ये मुद्दा उठा देगी भाई, वो कोर्ट तक चली जाएगी। हालांकि आगे चलकर कुछ नहीं होगा, ये भी अपना पैसा लेंगे और दब जाएंगे, लेकिन बट फिर भी ठीक है, बात तो उठा रही है कम से कम। इसके अलावा एनजीओ रिसर्च करती हैं और डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती हैं। तो एनजीओ जो होती है पर्यावरण की समस्याओं को लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए लगातार वैज्ञानिक शोध करती हैं,
जो है तकनीकी का विकास करती हैं ताकि जलवायु परिवर्तन वगैरह को बचाया जा सके। सर्वे करवाती हैं ताकि डाटा इकट्ठा हो सके और उस डाटा के बेस पर रिसर्च हो सके। कहीं पर अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ रही है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आ रहा है, तो वहाँ पर एनजीओ जाती हैं, राहत कार्य लगाती हैं, पुनर्वास करती हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं, खाने की सुविधाएं देती हैं। ये सब एनजीओ के ही काम है। भारत में एनजीओ के द्वारा चलाए गए कुछ पर्यावरण आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन जो है, इसमें एनजीओ की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी एनजीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सबसे बड़ी जो अगर एनजीओ की इस उपलब्धि है तो वो है ग्रीन पीस मूवमेंट। ग्रीन पीस मूवमेंट के बारे में अगर आप पढ़ोगे, मैं अगली वीडियो में से कवर करूंगा ग्रीन पीस मूवमेंट को अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो ग्रीन पीस मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो पर्यावरण के विकास के लिए बहुत तगड़ा आंदोलन ये कनाडा से शुरू हुआ था। भारत के केरल में आप चले जाओगे तो साइलेंट वैली आंदोलन, बहुत ही तगड़ा आंदोलन था। ये भी हुआ क्या था, सरकार यहाँ पर एक प्लांट लगाई थी जिसकी वजह से इस क्षेत्र की इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान पहुँच रहा था। फिर ये आंदोलन हुआ और आगे चलकर ये आंदोलन सक्सेसफुल भी रहा। तो इस प्रकार से गैर सरकारी संस्थाओं की जो भूमिका होती है वो पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये ना सिर्फ जागरूकता लाते हैं बल्कि समुदायों को मजबूत बनाते हैं, सरकार को प्रेरित करते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान निकालते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन भी आया कि पर्यावरण संरक्षण में एनजीओ की क्या भूमिका है, तो आप ये क्वेश्चन के आंसर भी कर दोगे। तो हमने 2023 के क्वेश्चन पेपर के 6 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन टिप्पणी वाले आते हैं, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया है। तो अगर आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन की वीडियो हैं वो समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करना, ताकि हम 4-5 और भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपलोड कर दें और इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों में से आपका पेपर बन जाए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप तो है ही है।